हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और इसके लिए अपनी सोलोड पेपर की बुक भी आती है, जिसके अंदर 2011 से लेकर 25 तक अभी तक आए हुए सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल भी दिया गया है और साथ में आगामी परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें समावेश भी किया गया है। इसकी आप पीडीएफ जो है उत्तम पाठशाला टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं या आपके नज़दीक जो भी कोई मार्केट है वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके कंटेंट की अन्य बुक्स के साथ तुलना कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में अपनों ने जो कुछ प्रश्न थे उनका अध्ययन कर लिया है। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका अपने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका पहला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था। पिछले वीडियो में इसका अपने अध्ययन कर चुके हैं कि जो जब औरंगजेब की ताजपोशी होती है उस समय प्रारंभिक समय के अंदर जो राज सिंह जी थे इनके संबंध औरंगजेब के साथ अच्छे थे, क्योंकि जब औरंगजेब ने इनसे पत्र लिखकर इनसे सहायता मांगी थी तब अपनों इन राज सिंह मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने क्या है अपना जो पक्ष है वो तटस्थ रखा था। ठीक है। और इनके द्वारा जो टीका दौड़ उत्सव में जो क्षेत्र विजित किए गए थे जैसे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुरा है, उनको भी क्या है जो औरंगजेब ने है राज सिंह जी को लौटा दिया था। तो प्रारंभिक का जो समय था उसमें आपके मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी और औरंगजेब के मध्य जो संबंध थे वो ठीक थे और कथन बनाकर ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर जो दोनों ही कथन है आपके ठीक हैं। इसका जो उत्तर क्या है, ए और बी दोनों, डी नंबर। हालांकि बाद में क्योंकि जो चारोमती प्रकरण होता है और औरंगजेब की जो हिंदुओं के विरुद्ध नीति थी इसके कारण जो है इनके बीच में संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। चलिए इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया गया। आमेर के जो शासक हैं मान सिंह जी, इनमें से एकाध प्रश्न लगभग आता ही है एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपसे इनकी जो जैसे पिछली बार जो प्रश्न आया था उसमें सूबेदारी के बारे में पूछा गया था। सूबेदारी का वो क्रम पूछ सकता है, जैसे पहले काबुल की सूबेदारी दी गई थी या फिर बिहार की दी गई थी या फिर आपके जो बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। तो जो आमेर शासक है मान सिंह जी, इनके बारे में अपने जानते हैं। जब ये अ, अकबर द्वारा नागौर के अंदर दरबार लगाया जाता है उस समय ही, क्योंकि इनके जो दादाजी थे भारमल जी, इन्होंने क्या किया था उस समय ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये जो दरबार का आयोजन है भारमल की सहायता से लगाया जाता है। उस समय ही मान सिंह जी को अकबर की सेवा में छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से अकबर की व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक लंबे टाइम तक जो सेवा करने वाले शासक हैं वो आमेर के मान सिंह जी हैं। ठीक है। इसलिए अकबर के द्वारा राजस्थान के राजपूत शासकों में से सर्वाधिक जो मनसबदार है वो आमेर शासक मान सिंह जी को ही मिला है, 7,000 का मनसब। अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र के समान। अकबर के लिए इन्होंने जो सर्वप्रथम जो अपना अभियान किया था वो किया था रणथंभौर का अभियान 1569 ईस्वी में। हालांकि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने जो शासन किया है, अकबर की जो सेवा की है वो 52 वर्षों तक की है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए राजा रहते हुए अकबर की कितने वर्षों तक सेवा की, तो वो आएगा 25 वर्ष तक, क्योंकि ये राजा बनते हैं 1589 में और 1614 ईस्वी तक ये आमेर के शासक रहते हैं। 1589 में ये शासक बनते हैं और 1614 ईस्वी तक ये क्या है आमेर के शासक रहते हैं। हालांकि ये बचपन से ही अकबर की सेवा में चले गए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकबर के द्वारा सबसे पहले इन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ भेजा गया। बाद में इनको वहां पर काबुल के अंदर जो है सूबेदार नियुक्त किया जाता है। फिर इनको बिहार की सूबेदारी दी जाती है 1587 से लेकर आप 1594 ईस्वी तक। उसके बाद जो है इनको सबसे अंतिम रूप से बंगाल की सूबेदारी दी जाती है 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, जब ये बिहार के सूबेदार के रूप में इन्होंने काम किया था तो सबसे पहले जो इनका प्रथम अभियान था वो बिहार के किस शासक के विरुद्ध था। तो जब इन्हें बिहार की सूबेदारी दी गई, एक तो क्रम पूछ सकता है आपसे, तो सबसे पहले आपको जहां रखना है काबुल। ठीक है।
काबुल के जो सूबेदार नियुक्त हुए 1585 से लेकर 1587। पिछली बार ये वाला प्रश्न आया था। फिर उसके बाद इन्हें तो बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। बिहार के ये सूबेदारी के रूप में इन्होंने 1587 से लेकर 1594 ईस्वी तक काम किया। फिर इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। कब? 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो एक तो इनका आपसे क्रम पूछ सकता है। जब इन्हें बिहार की सूबेदारी दी गई तो सबसे पहले इन्होंने जो अभियान किया था वो किया था गिद्धौर के राजा पूर्णमल के विरुद्ध। ए नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने गिद्धौर के जो राजा थे पूर्णमल उनको पराजित किया। उसके बाद इन्होंने जो खड़गपुर के संग्राम सिंह जी थे उनको दबाने का उनको नियंत्रित किया। उसके बाद ये जाते हैं जो गया के अनंत चेरू थे उनको हराया। उसके बाद खुर्दा के राजा रामचंद्र देव को हराते हैं। फिर इसके बाद ये पुरी की तरफ जाते हैं, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, जहां पर ये नासिर खां और कतलू खां को पराजित करते हैं और जो वहां का जगन्नाथ मंदिर है उस पर जो है आपका नियंत्रण स्थापित करते हैं। और जब इन्हें आपकी बिहार की सूबेदारी दी गई थी उसी समय जो है इनके पिता की मृत्यु हो जाती है 1589 में। और तब इनका जो पहली बार राज्याभिषेक होता है वो आपके पटना में होता है। बाद में विधिवत रूप से ये आमेर आते हैं अकबर से छुट्टी मांगकर और यहाँ पर इनका जो है राज्याभिषेक होता है। यहाँ पर विकल्प नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जो है जागीर प्रदान की। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आमेर के शासक मान सिंह जी हैं वो अकबर के फेवरेट हुआ करते थे, उसी प्रकार जो बीकानेर के राय सिंह जी हैं इनके पिता जो थे कल्याणमल जी, अपने दोनों पुत्र राय सिंह जी और एक है पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने वैली क्रेशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इन दोनों को अकबर की सेवा में छोड़ दिया था और जब मान सिंह जी काबुल के अभियान में गए थे तो अकबर द्वारा राय सिंह जी भी उनकी सहायता के लिए राय सिंह जी को भी वहां पर भेजा जाता है। अकबर के टाइम जो है इनको भी 4000 का मनसब दिया गया था। लेकिन ये जो प्रिय जो थे अकबर के पुत्र जहांगीर के क्या हुआ करते थे, प्रिय हुआ करते थे। जहांगीर के जो सर्वाधिक प्रिय शासक वो कौन थे? बीकानेर के राय सिंह जी थे और इनको जो है जहांगीर के द्वारा 5000 का मनसब दिया गया था। अब यहाँ पर यह है कि 1593 में बीकानेर की राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात की किस जागीर को प्रदान किया था। तो आप अपना उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी जागीर जो है इनको प्रदान की गई थी? क्योंकि इन्होंने जो काबुल वाला अभियान है उसमें भी क्या है अच्छी तरीके से मदद की थी। इसके अलावा यहाँ पर इब्राहिम मिर्जा को हराने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। अकबर द्वारा इनको जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। मारवाड़ के जो चंद्रसेन है इनके खिलाफ भी क्या है राय सिंह जी को लगाया जाता है और इन्होंने जो अपना कर्तव्य है बखूबी निभाया था। इस वजह से अकबर इनसे काफी प्रसन्न था और इन्होंने गुजरात की जो जूनागढ़ जागीर है वो इनको क्या है उपहार स्वरूप प्रसन्न होकर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? जूनागढ़ जागीर। आपने जानते हैं बीकानेर का जो किला है जूनागढ़ दुर्ग भी अपने बोलते हैं, लेकिन ये जो जूनागढ़ जागीर है ये कहाँ की है? गुजरात की है भी। ठीक है, अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 के अंदर ये प्रश्न आया है। पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही और आपका है विजयनगर। फरवरी 1948 में। तो इस प्रश्न का जो अपना उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी, राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपने राजस्थान के अंदर जो है कुल 8 रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। जिनमें से अगर अपनी बात करें जो सबसे बड़ी रेजिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश काल के टाइम वो राजपूताना रेजिडेंसी हुआ करती थी जिसका मुख्यालय अजमेर हुआ करता था। ठीक है, तो इनमें से जो 3 रेजिडेंसियों को हटाया गया था वो कौन कौन सी थी? एक आपकी पालनपुर, एक आपकी सिरोही और एक थी आपकी विजयनगर। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी, जिसमें है वो अपना उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी, बी नंबर। जो डूंगरपुर है इसको जो है यथावत ही रखा गया था। और अपने जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब वहां पर भी अपने देखते हैं जब रियासती विभाग की स्थापना की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, तो जो गुजरात के नेता थे उनका भी यही प्रयास था क्योंकि वो सिरोही को किस में मिलाना चाहते थे? किस में मिलाना चाहते थे? गुजरात के अंदर मिलाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला,
राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित बलिदानियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में ये जो बलिदानी हैं इनको काल क्रम के अनुसार अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अपने जानते हैं जो बाल मुकुंद बिरसा है, जोधपुर, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर से है। इसके अलावा जो सागरमल जी गोपा है, जिनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था, इनका संबंध आपके जैसलमेर से है। और बिरबल दिवस अपने जानते हैं, इनका संबंध कहाँ से, आपके बीकानेर रियासत से है। अब इनकी शहादत का क्रम पूछा गया है, ठीक है। बाल मुकुंद बिरसा की जो मृत्यु है वो जेल में भूख हड़ताल के कारण होती है। और जो सागरमल गोपा है, ठीक है, इनकी पुस्तक भी काफी बार पूछी जाती है, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। इनको जेल के अंदर जो है जिंदा जलाया गया था। तो जो बाल मुकुंद जी बिस्सा है, इनकी जो मृत्यु है वो 19 जून 1942 के अंदर हो जाती है। कब हुई इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु है 1942, 19 जून 1942। जो मुख्य अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले हैं, उनकी जो दिवस है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये प्रश्न आप तभी सही कर पाओगे जब यहाँ पर तीनों की जो डेट है आपको याद होगी। फिर अपने बात करें बीकानेर के जो बिरबल सिंह की जो शहादत है वो 1 जुलाई 1946 की है, ठीक है, 1 जुलाई 1946 की। फिर अपने बात करें जैसलमेर के जो सागरमल जी गोपा हैं, इनकी जो शहादत है वो 4 अप्रैल 1940 की है। कब की है, 4 अप्रैल 1940 की है, 4 अप्रैल 1946। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ए, क्योंकि बाल मुकुंद बिरसा जो है आपके 1942 में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद सागरमल जी गोपा आएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु 4 अप्रैल को हुई है। और ये जो बिरबल सिंह जो शहीद हुए वो 1 जुलाई को शहीद हुए 1940 के अंदर। पहले ए आएगा, फिर सी आएगा और फिर बी आएगा। ए सी बी किस में है, ए नंबर विकल्प, डी नंबर विकल्प। चलिए अगला है, निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में जो सक्रिय भागीदारी की थी, ठीक है। ये भी आपके स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2025 की में आपका आया हुआ प्रश्न है। तो अपने बात करें, गोकुल राव असावा है, मास्टर लक्ष्मी नारायण जी है, चंद्रभान शर्मा है और कृष्ण गोपाल शर्मा है। ये अजमेर की बात हो रही है। जैसे एक अपना स्वीज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो इसकी तर्ज पर अपना जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है यहाँ पर भी ये पूरे जोर शोर से चला था। और यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, जैसे ये गोकुल राव जी असावा है, ये उस समय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। जो गोपाल गर्ग जी हैं वो एक समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। और आपके मास्टर जो लक्ष्मी नारायण है ये एक शिक्षक थे और साथ के साथ जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन चारों की जो है इसके अंदर जो है सक्रिय भागीदारी रही है, ठीक है। तो ए बी और सी चारों की भागीदारी रही है। तो अपना जो विकल्प हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी और डी, डी नंबर विकल्प आ जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रोली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025, त्रिलोक चंद माथुर, स्वामी गोपाल दास, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह जी। देखिए जो आपका क्रोली प्रजामंडल है उसकी अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1939 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पर जो त्रिलोक चंद माथुर है, चिरंजी लाल शर्मा है, मान सिंह जी हैं, इन सभी का जो संबंध है वो आपके क्रोली प्रजामंडल से है। लेकिन जो स्वामी गोपाल दास जी हैं इनका संबंध क्रोली प्रजामंडल से नहीं है। इनका जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है, इनका जो संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। या आपके जो स्वामी गोपाल दास जी हैं इनका संबंध जो है आपकी बीकानेर प्रजामंडल से। और ये जो आपका बीकानेर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कब होती है, 1936 के अंदर होती है। और राज्य से बाहर कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर होती है। और ये जो स्वामी गोपाल दास जी हैं इनके बारे में 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे इनके द्वारा एक तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, सर्वहितकारिणी सभा। और सबसे महत्वपूर्ण, चूरू के अंदर इनके द्वारा एक पाठशाला की स्थापना की गई थी जिसका नाम आता है पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला। यही प्रश्न में पूछा गया है।
करौली जो आपका प्रजामंडल है उससे संबंध कौन से नहीं है, तो स्वामी गोपाल दास। बी नंबर जो अपना है विकल्प हो जाएगा। यदि आपसे करौली प्रजामंडल की स्थापना वर्ष पूछे तो याद रख लेना 1939 ईस्वी। इसी प्रकार से जैसे आपका जो बीकानेर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1936 में हुई, इसकी जो स्थापना है अपने राज्य से बाहर कलकत्ता में होती है। इसी प्रकार से एक आपसे सिरोही का जो प्रजामंडल है उसके बारे में पूछ सकता है, उसकी भी स्थापना राज्य से बाहर होती है, गोकुल भाई जी भट्ट द्वारा की जाती है आपके बॉम्बे के अंदर। और एक अपना जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना राजस्थान से बाहर आपके रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होती है। ठीक है भी, चलिए अगला है 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन जो है किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया। ये जो खेड़ा है ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, ये जो खेड़ा का सम्मेलन है कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ, इसके द्वारा मंगल सिंह जी। और इसमें जो सहायता करने वाले थे वो कौन था, आपका अलवर राज्य का जो प्रजामंडल था वो सहायता कर रहा था। कारण क्या था, इसका जो नेतृत्व आपके जो मंगल सिंह जी ने किया था। यहाँ पर जो किसान थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जो ये सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था। वहाँ पर जो बेगार प्रथा है या जो शोषण की प्रथा चल रही थी उसका जो है अंत हो सके, जो किसानों की दयनीय स्थिति है वो क्या है सभी के सामने आ सके और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सके। ठीक है, सी नंबर आ जाएगा। अभी खेड़ा जो है अपने अलवर में ही पड़ता है तो सीधा सा है। चलिए भी अगली बार हो सकता है आपसे सन पूछ ले तो ये भी ध्यान में रखिएगा, खेड़ा का जो सम्मेलन है वो कौन से वर्ष में हुआ, तो 1940 के अंदर हुआ। अब देखो इतिहास के अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपना जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा है। इसको किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जामिनर जो है किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है, वहां पर आपके लिए जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि जिस क्रम से वो प्रश्न पूछ रहा है उसी क्रम में अपने तैयारी कर सके, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है और सिलेबस भी बहुत बड़ा है तो अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अब अपनी बात करें स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र आपके सुभाष सर जी का जो है गणित का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स है, जिसकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, जिसको ये लगता है कि अपने को मैथ जो है 0 लेवल से सीखनी है, तो इनका जो आप कोर्स आपको उत्तम पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा। इसके साथ शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन का मनोज हरदत्त शर्मा, ठीक है, जाना माना नाम है राजस्थान के अंदर, इनका भी कोर्स जो है अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है। जिसको समस्या आ रही है वो देख सकते हैं। चलिए अगला, सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन दो रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया था, किशनगढ़ एवं शाहपुरा, सरादना एवं पिपलाज, मसूदा एवं खरवा, कोयला एवं झुंडा। सरदार पटेल अपने जानते हैं तो अपना राजस्थान का जब एकीकरण शुरू होता है उस समय जो रियासती विभाग की स्थापना की जाती है 5 जुलाई 1947, उसके जो अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सरदार पटेल जी बनाए जाते हैं। लेकिन उसके जो सचिव हैं वो कौन थे, आपके VP मेनन जी थे। तो वहां से आपका जो राजस्थान का एकीकरण है वहीं से प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने अजमेर के अंतर्गत आने वाली किन दो रियासतों के विलय के निर्णय को जो है वो रद्द कर दिया था, तो वो रियासतें थी आपकी किशनगढ़ एवं शाहपुरा रियासत। किशनगढ़ एवं शाहपुरा रियासत याद रखिएगा अभी। ठीक है, और जो आपकी किशनगढ़, क्योंकि याद जो आपका अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है उस समय क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इसका विलय तो है जो सबसे बाद केंद्र हुआ है, लेकिन जो आपका किशनगढ़ और शाहपुरा का जो विलय है राजस्थान का एकीकरण का जब अपनी द्वितीय चरण पढ़ते हैं पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, उसमें जो है इन दोनों रियासतों को मिला दिया गया था। पहला जो चरण है जिसके अंदर अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो आपका चरण है उसमें आपकी जो कोटा, बूंदी, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, आपकी किशनगढ़ रियासत है, शाहपुरा है, इनको मिलाया जाता है। क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें अपने एक केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा, 3 आपके ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़ और आपका नीमराणा, और 19 जो आपकी राजस्थान के अंदर देशी रियासतें थी। कुल 7 चरणों में अपना एकीकरण जो है संपन्न हुआ। समय की अगर अपनी बात करें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है, और सातों चरणों की जो दिनांक है वो आपको ध्यान में रखनी है। किसको जो है महाराज प्रमुख बनाया गया, किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसका आप एक चार्ट बनाकर इसको अच्छे से याद कर लो। एकीकरण
एक आपकी क्रांति और प्रजामंडल, इनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। बाकी की जो आपके हिस्ट्री के जैसे मेवाड़ में से या फिर मानसिंह जी में से जो प्रमुख प्रमुख आपको दे रखे हैं उनमें से हो सकता है कई बार एग्जामिनर स्किप कर देता है प्रश्न, कई बार एक आध प्रश्न कल्चर का ज़्यादा पूछ लेता है, कई बार इतिहास का ज़्यादा पूछ लेता है। लेकिन ये जो टॉपिक हैं क्रांति, एकीकरण और प्रजामंडल, इनको आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा भी, इनमें से हर बार प्रश्न आता है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? अच्छा प्रश्न है। तो आपको नाम ध्यान में रखने हैं। एक आपके आते हैं बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। उन्होंने क्या किया था, जब एकीकरण के ऊपर साइन कर रहे थे तो उन्होंने एक कथन बोला था कि मैं अपने जो है डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो वो थे आपके बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो आपके पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो वो रियासत थी आपके जोधपुर, क्योंकि उस समय एकीकरण के समय जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, इन्होंने जो है आपके जिन्ना से उस समय मुलाकात कर ली थी। लेकिन जो वीपी मेनन है वो चतुर आदमी थे, उन्होंने जो है इनकी जो योजना है इनको सफल नहीं होने दिया। और इसके अंदर और जो अगर मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति के योगदान की बात करूं तो एक उसमें पत्रकार थे सुमनेन जोशी, ठीक है, जिनका एक पत्र आता था रियासती पत्र, तो उनकी इस योजना के बारे में उन्होंने पहले ही उजागर कर दिया। और समय रहते जो वीपी मेनन जी हैं वो इनको माउंटबेटन के पास ले गए, ठीक है, और वहां पर जाकर इनसे मजबूरन जो है अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। तो ऐसा करने वाले कौन थे, आपके जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह जी ये कहां पर शामिल होना चाहते थे, या आपके पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इनकी जो पहले से मुलाकात हो गई थी आपके जिन्ना के साथ, लेकिन इनकी जो योजना है ये सफल नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति का नाम आता है सुमनेन जोशी, ठीक है, इन्होंने इनकी जो योजना है उसका उजागर कर दिया था रियासती पत्र में। और एक जो आपका ये स्टेटमेंट है आपकी डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, काफी बार पूछ लिया जाता है डेथ वारंट पर साइन, ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो वो थे आपके बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। ले लीजिए अगला, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कथनों पर अपने को विचार करना है। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बंबई प्रांत में मिला दी गई। तो ये दोनों ही कथन भी आपके जो हैं सही हैं, ठीक है। आबू और जो दिलवाड़ा है इनको सबसे जो अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956 को जो है आपने राजस्थान में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो गुजरात के नेता थे उस समय ये सिरोही को क्या है आपके गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या है इसको जो है इनका जो ये योजना थी इसको असफल कर दिया। इसी वजह से जो आपका सिरोही है, कई बार प्रश्न आता है सिरोही जो आपका राज्य है इसका जो चरण है वो इसको दो चरणों में मिलाया गया है। पहले इसको 1950 ईस्वी में मिलाया जाता है, उसके बाद में जो बचे हुए क्षेत्र हैं आबू रोड एवं दिलवाड़ा, ठीक है, इनको जो सबसे अंतिम चरण है तब इनके अंदर मिलाया जाता है। अंतिम चरण में एक तो आपका आबू दिलवाड़ा मिलाया जाएगा और एक जो है आपका अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा सबसे अंतिम रूप से अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, इनको सबसे अंतिम चरण जो आपका 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 को शामिल किया जाता है, ठीक है, और आबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया जाता है। और जो आपका सिरोंजवाड़ा क्षेत्र है इसको जो है मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है, जो कि उस समय बताया जाता है भी कोटा में पड़ता था। तो इस प्रकार से जो सिरोही का विलय है वो राजस्थान में दो चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे, ए व बी दोनों सही है, 3 नंबर आ जाएगा भी, ए व बी जो है आपके दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने यह कहा कि वह अपनी मृत्यु दस्तावेज यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं?
सीधा सा प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है, तो ज्यादा इसमें वो सोचने की बात नहीं है। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह जी। ठीक है, 3 नंबर आते हैं। तो ये जो सातों के सातों चरण हैं, एक तो इनकी डेट आपको ध्यान में रखनी है, इसको राजधानी बनाया गया, और जो मंत्रिमंडल, आरपीएससी ज्यादा इस समय जो टारगेट करी है वो मंत्रिमंडल पर भी कर रही है। ठीक है, किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, और उस समय जो मंत्रिमंडल में कौन कौन सम्मिलित थे, तो इन जो चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अगला, निम्नलिखित में से किस लोक देवता, अब आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति के प्रश्न है, बिल्कुल आसान से। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? बाबू जी महाराज को, गोगा जी महाराज को, रामदेव जी महाराज को, या फिर अड़बू जी महाराज को? तो देखिए, जो आपके लक्ष्मण का अवतार है वो कौन से लोक देवता को माना जाता है? बाबू जी महाराज को माना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है आपके कहाँ है? कोलुमंड फलोदी के अंदर पड़ता है। बाबूजी महाराज को ही राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम जो है आपके ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इनको ऊंटों के लोक देवता भी बोला जाता है। बाबूजी महाराज को जो है राजस्थान के 5 पीरों में शामिल किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनमें कौन कौन है? पांचों नाम ध्यान रखना, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, अड़बू जी, और मेहाजी मांगड़िया। कई बार आपको क्या है इनमें प्रश्न बनाकर देता है, जैसे तेजा जी डाल देगा, तो तेजा जी है वो लोकप्रिय लोक देवता जरूर है, लेकिन 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, और लक्ष्मण के जो अवतार हैं वो कौन से लोक देवता हैं? अपने बाबूजी महाराज हैं, जिन्होंने, और इनको, इन्होंने क्या है गाय की रक्षा भी की थी। इनकी घोड़ी का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे केसर कालनी। देवल बाई चारनी की जो गायें थी उनकी इन्होंने क्या है रक्षा की थी। फिर अपने बात करें गोगा जी, इन्हें सर्प रक्षक देवता बोला जाता है। हम्पो के तेजाजी महाराज के बाद जो दूसरे देवता हैं वो अपने गोगा जी महाराज हैं, सर्प रक्षक देवता। इसके बाद अपने रामदेव जी की बात करें तो इनको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता बोला जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना, इनकी पूजा जो है हिंदू मुस्लिम, ये जो 500 पीर हैं इनकी जो पूजा है हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं भी। रामदेव जी को जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं, और जो मुस्लिम जो है वो रामसा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी महाराज को जाहर पीर भी बोला जाता है, जाहर पीर। ठीक है, और रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला है रुणेचा रामदेवरा में भरता है। ए नंबर अपना विकल्प हो जाएगा। हड़पू जी के बारे में बात करें तो जो हड़पू जी महाराज है इनका जो जन्म है वो आपका बुंडेल नागौर के अंदर हुआ है। और ये जो है, अब आपके जो रामदेव जी महाराज है इनके मौसेरे भाई हुआ करते थे। ठीक है, और ये विकलांग गायों के लिए जो है चारा लाया करते थे, इनके पास एक बैलगाड़ी हुआ करती थी। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो जो है आपकी बेंकटी फलोदी में है। जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो बुंडेल नागौर में है, मुख्य मंदिर पूछे तो आपकी बेंकटी फलोदी में है, और इनके जो मंदिर का निर्माण है वो मारवाड़ शासक अजीत सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इनका वाहन पूछा जाएगा तो सियार, और इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और जो रामदेव जी के द्वारा एक रचित 24 वाणियां जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने इनके बारे में जिक्र भी किया है। तो ये आपके 5 पीरों में भी शामिल है, याद रखिएगा। ए नंबर है। अगला, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया? तो वो कौन थे आपके? राव जोधा। राव जोधा को इन्होंने क्या है जीतने का आशीर्वाद और साथ में एक कटार भेंट की थी। ठीक है, और इसी वजह से राव जोधा ने इनको क्या है जो बेंगटी फलोदी वाला क्षेत्र है इनको उपहार स्वरूप दिया था। लेकिन यदि आपसे मंदिर का निर्माण पूछा जाएगा ना, तब आपको इनका जो मंदिर बनाने का श्रेय है वो अजीत सिंह को जाता है, अजीत सिंह को। कब? 1721 ईस्वी के आसपास बनाया था। कहां पर? बेंगटी, जो कि आपके फलोदी में पड़ता है, और फलोदी वर्तमान समय में आप जानते हो एक क्या है नया जिला बन चुका है। और ये जो हड़बू जी हैं आपके 5 पीरों में शामिल है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और इनका वाहन पूछ लिया जाता है कई बार, क्या है? सियार है। मंदिर में इनकी
गाड़ी की पूजा की जाती है। और ये क्या थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी का जो ग्रंथ है उसमें भी इनका उल्लेख किया गया है, रामदेव जी की ये क्या थे, मौसेरे भाई थे। ठीक है, इतनी सारी बातें ध्यान में रख लेना। कौन थे वो देवता, राव जो जोधा है, इनको इन्होंने क्या प्रदान किया था, आशीर्वाद प्रदान किया था और अपनी जो कटार है इनको भेंट दी थी। अगला, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत जो है वो किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है, खरनाल, पनेर, कोल्लू और सुरसरा। देखिए, जो कोल्लूमंड फलोदी है वो आपके पाबूजी महाराज से संबंधित है। ठीक है, अब अपने बचे हुए ऑप्शन पर बात करें। खरनाल जो है तेजाजी का क्या है, जन्म स्थल है। इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है। पनेर जो है तेजाजी महाराज का क्या था, ससुराल था। इन्हें जाटों के क्या बोला जाता है, आराध्य देवता बोला जाता है। आरपीएससी ने तेजाजी जो महाराज हैं इन्हें धोड़िया पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आहट जी के घर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम पूछ लेता है कई बार, आरपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है तो याद रखिएगा, इनकी जो माता का नाम वो क्या है, राम कुंवरी। यदि आपसे इनकी पत्नी का नाम पूछे तो याद रखना है पेम्मल। यदि आपसे इनकी घोड़ी का नाम पूछे तो याद रखना लीलनड़ बोल दो या फिर श्रृंगारी घोड़ी। ठीक है, और अपने से प्रश्न में पूछा है कि जागती जोत जो है वो कहाँ से लाई जाती है, तो वो सुरसुरा, सुरसुरा कहाँ पड़ता है, अजमेर से। समाधि यदि आपसे पूछी जाएगी तो वो आपके कहाँ पड़ती है, सेंद्रिया में पड़ती है। क्योंकि तेजाजी महाराज के बारे में आपने कथा सुनी होगी, इन्होंने क्या है, गायों की रक्षा करते, इन्होंने भी क्या है, गायों की रक्षा की थी। जो तेजाजी महाराज की पत्नी थी पेमल, उनकी सहेली थी आपकी लांछा गुजरी, जिसकी मेर जाति के जो लुटेरे थे वो गाय चुरा कर ले जाते हैं। और लांछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी महाराज जा रहे थे, तब बताया जाता है रास्ते के अंदर इन्होंने किसी सांप को देख लिया था जो एक प्रकार से अग्नि में जल रहा था, तो उसको इन्होंने क्या है, बचा दिया था। अब उसके बारे में बताया जाता है उसको कुछ सांप लगा हुआ था, तो इससे वो क्रोधित हो जाता है। तब तेजाजी महाराज उसको वचन देकर जाते हैं कि पहले जो मुझे जो है गायों की रक्षा के लिए जाना है और आपको श्राप से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं वापिस आऊंगा, तब उस समय आप मुझे है डस लेना। तब ये वहां पर जाते हैं और ये गाय की रक्षा करते हुए क्या है, घायल हो जाते हैं। लेकिन ये वचनबद्ध होकर वापिस कहाँ पर आते हैं, इस सुरसुरा नामक स्थान पर आते हैं, जहां पर वो सांप जो है इनको डसने से मना कर देता है, क्योंकि इनका जो पूरा शरीर जो है चोट से भरा हुआ था, ये घायल अवस्था में थे। लेकिन फिर भी ताकि उस सर्प को भी क्या है, मुक्ति मिल सके, और इन्होंने भी अपना क्या है, वचन निभाने के लिए उसको जो है अपनी जीभ पर क्या है, डसने देते हैं। इसी वजह से जो तेजाजी महाराज हैं इनको भी क्या है, सांपों के देवता, सांपों के देवता के रूप में इनकी भी क्या है, पूजा की जाती है। और इसी वजह से जो इनके अनुयायी है वो जागती जोत है वो कहाँ से लाते हैं, सुरसरा नामक स्थान से लाते हैं। 3 नंबर होगा। ठीक है, तेजाजी महाराज जो है इनमें से प्रश्न लगभग आता ही आता है। चलिए, अगला है रणकपुर मंदिर। रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। रणकपुर जो मंदिर है आपका कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है। यहाँ के जो मंदिर है वो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहाँ पर आपके इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ, महाराणा कुंभा के समय यहाँ पर उनके संरक्षण में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। रणकपुर के जो मंदिर हैं उन्हें खंभों का अजायब घर भी बोला जाता है। 1444 स्तंभ यहाँ पर बने हुए हैं। इस मंदिर का विशेषताओं में से ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है। पहला है, नारी के दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं तो ऐसे जो प्रश्न है इनमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है। हालांकि अपने को सभी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। अगले ये यहाँ पर बोल रहा है यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं उनमें अस्त्रों शस्त्रों का अंकन नहीं है, अंकन जो है वो नहीं है। तो इस बार ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था। हो सकता है बहुत कम विद्यार्थियों ने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि इन मंदिरों के बारे में ज़्यादातर यही प्रश्न आता है, किसके संरक्षण में निर्माण हुआ, निर्माण करने वाले कौन थे, ये मंदिर कहाँ पर हैं,
ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन इस बार जो है आरपीएससी ने थोड़ा सा ये डीप प्रश्न पूछा था, तो याद रखिएगा यहाँ पर ए, बी और सी जो आपके तीनों ही कथन है वो ठीक है। डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी हुई है वहां पर यक्ष यक्षिणी की भी प्रतिमाएं बनी हैं, सुर नायकों की प्रतिमाएं बनी हैं, शिकारियों और योद्धा जो हैं उनको रक्षकों के रूप में यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हैं, और उनको जो है उनके हाथों में हथियार जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्र का अंक नहीं है। देखिए, अस्त्र और शस्त्र अपने हिंदी में पढ़ते हैं। अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र वो हथियार जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। यहाँ पर जो योद्धा रक्षक हैं उनकी प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन किया गया है, तो ये जो आपका कथन है वो गलत हो जाएगा। जहां पर आपका डी आ रहा है उसे काट दीजिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला है महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? ठीक है, यह आपके कला एवं संस्कृति में प्रश्न आया है। थोड़ा सा एक बार मैं बताऊं, ये भी एक प्रकार से नए प्रश्न था, बहुत कम लोगों विद्यार्थियों को हो सकता है ये आता हो। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो एकलिंग जी का मंदिर है, ज्यादातर जो प्रश्न आया है एकलिंग जी के मंदिर पर, तो इस मंदिर के जो निर्माण है वो किसने करवाया है, या इस मंदिर के जो प्रकट्य का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है। ये प्रश्न जो है, इस मंदिर के लिए कौन से गांव जो है वो पूजा व्यवस्था के लिए दान दिए गए थे, ये शायद मैंने पहली बार देखा था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एकलिंग जी का जो मंदिर का मूल रूप से जो निर्माण करता है वो मेवाड़ के शासक थे बप्पा रावल जी। ठीक है, ये जो मंदिर है इसका मूल रूप से जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बप्पा रावल, या इन्हीं को अपने काल भोज या माल भोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो मंदिर है ये शैव संप्रदाय का, लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है, शैव मत का। ठीक है, इस मंदिर का यदि प्रकोटे की बात करें तो इस मंदिर का जो प्रकोटे का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल द्वारा करवाया गया है। और यहाँ पर पूजा व्यवस्था हेतु जो गांव दान में दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए? महाराणा कुंभा के द्वारा। कौन कौन से दिए गए हैं? तो वो है आपके नागदा हो गया, कालोड़ा हो गया, मालखेड़ा हो गया और आपका भिमाणा हो गया। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें अलग अलग एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। जैसे एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, लकुली संप्रदाय। कौन सा मत है? शैव मत का है। निर्माणकर्ता कौन है? बप्पा रावल जी या कालभोज, क्योंकि मेवाड़ शासक इनको क्या मानते हैं? स्वयं को अब इनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। ठीक है, यानी जो मेवाड़ के जो मुख्य राजा हैं वो एकलिंग जी हैं, हम तो इनके दीवान के रूप में मेवाड़ की जो प्रजा है वहां की सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर के जो प्रकोटे का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोक्कल के द्वारा करवाया गया था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं सदी के अंदर हुआ है। ठीक है, जब अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं वहां पर अपने पढ़ते हैं हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने जो है इनको गोहिल वंश की नींव डाली। इनका जो है आदि पुरुष या एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है इनको माना जाता है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? यह 1653 में बनवाया गया था। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, यह शिव पार्वती गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अभी अगर पंचायतन शैली में मंदिर बना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके गर्भगृह यानी बीच के अंदर एक मुख्य मंदिर होगा। ठीक है, और इसके चारों कोनों पर क्या है? अलग अलग मंदिर होंगे। यहाँ पर शिव पार्वती गणेश जी और सूर्य के चारों कोनों पर छोटे मंदिर है, और बीच के अंदर जो मुख्य मंदिर है वो किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के टाइम हुआ था। अपने जानते हैं 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक मेवाड़ पर जो शासन रहा था वो किसका रहा था? राणा जगत सिंह प्रथम का शासन रहा था। लेकिन इस मंदिर का जो निर्माण यहाँ पर जो सन दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका जो निर्माण है या इसे कब बनवाया गया था? 1651 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो विष्णु की जो मुख्य प्रतिमा है वो गर्भगृह में बिल्कुल बीच में है। चारों कोनों पर
शिव पार्वती गणेश और सूर्य के जो है मंदिर बने हुए हैं। और इसी वजह से ये क्या है, आपकी पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, जिसे अपने जगदीश मंदिर भी बोलते हैं, या फिर इसे सपनों में बना हुआ मंदिर भी बोला जाता है। इसी जो आपका जो उदयपुर का है या फिर मेवाड़ देता है बोतवार, इसे सपनों का मंदिर भी बोला जाता है या फिर सपनों में बना मंदिर। सपनों में जो बना मंदिर है वो आपके मेवाड़ के इस जगदीश मंदिर को ही बोला जाता है। तो गलत कौन सा हो गया, ए नंबर कथन। ठीक है, ए नंबर जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। निर्माणकर्ता कौन है, जगत सिंह प्रथम, याद रखिएगा, जगत सिंह है प्रथम है, जो कि आपके 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक इन्होंने क्या है, मेवाड़ पर शासन किया था। अगला, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। देखिए, जो अपने राजस्थान के अंदर कुल जो है आपके 4 स्कूल हैं। ठीक है, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया, ठीक है, और ये आपका हड़ौती वाला हो गया। अब इनमें 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो वो जैसे कोई चित्र देकर चित्रकार का नाम पूछेगा, या फिर चित्रकारों के नाम देगा और ये पूछेगा इनका संबंध कहाँ से है, मेवाड़ स्कूल से हैं, मारवाड़ स्कूल से हैं, या फिर जैसे जो ढूंढाड़ स्कूल है उसके अंदर जैसे आपका अलवर आ जाता है, जयपुर आ जाता है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है जयपुर से हैं, बीकानेर से हैं, इस प्रकार के जो है आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न बना है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र, 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक जो है इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था। इनके जो कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम पूछा गया है, वो कौन थे, निसारदीन थे, साहिबदीन थे, मनोहर थे, या फिर सारंगधर थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 नाम एक जैसे हैं, एक है साहिबदीन, एक है साहबराम या साहिबराम, एक ही बात है। ये साहबराम जब भी नाम आएगा, इनका जो संबंध है वो जयपुर से है, और ये जो साहिबदीन है इनका संबंध कहाँ से है, मेवाड़ से। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है। अब अपने बात करें इनके कार्यकाल में, अमर सिंह जी प्रथम के कार्यकाल में जो रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार थे वो थे आपके निसारदीन थे। कौन थे आपके, निसारदीन थे। ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर साहिबदीन के द्वारा भी क्या है, एक चित्र का निर्माण किया गया है जिसका नाम आता है भगवत पुराण। कौन सा है, भगवत पुराण, काफी बार पूछा जाता है, भागवत पुराण। और इसका जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम के टाइम हुआ है। ठीक है, और एक आता है भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, लेकिन उसका निर्माण जो है वो नाना राम द्वारा उदय सिंह के टाइम हुआ है। ठीक है, उदय सिंह के टाइम हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो आपके मनोहर है, इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, रामायण का चित्र है। लेकिन अपने से यहाँ पर रागमाला के बारे में पूछा है, रागमाला तो वो किसकी है, आपके निसारदीन की है। ए नंबर हो जाएगा। अगला, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो है किस मेवाड़ चित्रकार की करती है, आपके नाना राम की है। ठीक है, किसकी है, नाना राम की है। और इसका जो निर्माण है वो उदय सिंह, ठीक है, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह जी, उनके टाइम जो है इसका निर्माण हुआ है। यहां पर इसने दिया है भागवत पुराण का पारिजात अवतरण। यदि केवल देगा ना भागवत पुराण, यदि आपको देगा केवल भागवत पुराण, तब अपने को क्या करना है, यदि केवल भागवत पुराण देगा तब आपको साहिबदीन ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि भागवत पुराण का पारिजात अवतरण दे देगा तब अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, नानाराम हो जाएगा। ए नंबर। चलिए भी अगला, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का जो चित्रण है वो किस चित्रकार ने किया, किस चित्रकार ने किया, छोटेलाल एवं शालिग्राम, जमुनादास एवं नंदराम, डालूराम एवं शिव कुमार, बलदेव एवं बक्साराम। देखिए, जो चित्रकारों के नाम दे रखे हैं, सबसे पहले तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जितने भी चित्रकारों के नाम दिए हैं, क्योंकि चित्रकारों के नाम देकर आपसे पूछेगा। मैंने आपको बताया, एक तो प्रश्न ये बनता है जैसे अली राजा का संबंध कहाँ से है, तो बीकानेर से है। ठीक है, साहिब राम का पूछता है बहुत बार,
जयपुर से हैं। साहिबदीन का पूछेगा, मेवाड़ से हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके छोटे लाल है, जमुना दास हैं, आपके बक्साराम हैं, नंदलाल हैं, इनका जो संबंध है वो आपके अलवर शैली से है, पहली बात। अब अपनी बात करें, यहाँ पर इसने पूछा है अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय जो दुर्गा सप्तशती का जो चित्रण है वो किस चित्रकार ने किया था, तो वो है आपके छोटे लाल एवं शालिग्राम, इसके द्वारा किया गया है। छोटे लाल एवं शालिग्राम के द्वारा किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए अलवर के अंदर चित्रकला की शुरुआत किसके टाइम हुई, तो वो बख्तावर सिंह के टाइम हुई। लेकिन अलवर की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो शासक थे आपके विनय सिंह जी। ठीक है। अलवर जो चित्रकला शैली है इसकी शुरुआत काफी बार पूछी जाती है। यदि आपसे शुरुआत पूछेगा तब आपका उत्तर होना चाहिए बख्तावर सिंह। यदि आपसे स्वर्ण काल पूछेगा तब आपका उत्तर होना चाहिए विनय सिंह। और यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ की जो शैली की विशेषता क्या है, तो हाथी दांत का सूक्ष्म चित्रण कौन सी शैली का है, तो अलवर। और एक आपकी सर्वाधिक जो है यहाँ पर वेश्याओं का चित्रण जो है, ये अलवर शैली की आपकी विशेषता है। सर्वाधिक जो है यहाँ पर एक तो हाथी दांत का सूक्ष्म चित्रण और सर्वाधिक जो है वेश्याओं के चित्रण जो है अपने को अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार की मैं बात करूं तो ये आपको शिव कुमार है, डालूराम, नंदराम, बक्साराम, छोटे लाल, ये जहां पर भी नाम देगा उत्तर क्या हो जाएगा, अलवर शैली, ए नंबर आ जाएगा। अगला, निम्न में से कहां पर जो है कांठल उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है। बिल्कुल आसान है भी, कांठल उत्सव का जो आयोजन है आपके प्रतापगढ़ में किया जाता है। ये उत्सव कई बार पूछ लेता है, जैसे एक आपका मरु पूछता है, मरु महोत्सव जो है आपके कहाँ का है, जैसलमेर का है। यदि आपसे मांड पूछेगा कहाँ का है आपका, जोधपुर का है। यदि आपसे थार पूछेगा तो कहाँ का है, बाड़मेर का है। यदि आपसे शरद पूछेगा तो आपके माउंट आबू का है। इसी प्रकार से यदि आपसे पतंग, पतंग का वैसे मुख्य रूप से जयपुर है संक्रांति के दिन, वैसे पतंग महोत्सव आपके बीकानेर में भी मनाया जाता है। इसी इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे ज़्यादातर तो ये थार वाला है, मांड है, मरु हो गया। इसी प्रकार से यदि आपसे तीज या गणगौर का पूछेगा, तीज का बहुत बार पूछता है, तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर का। यह है आपकी छोटी तीज जिसको अपने सावनी तीज बोलते हैं। और बड़ी या बुढ़ी तीज की अपने बात करें तो वो आपकी बूंदी की है। ठीक है। ये महोत्सव यहाँ पर जो है आयोजित किए जाते हैं। महोत्सव में कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। अपने से कांठल पूछा है, कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है। बाकी मेवाड़ अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा अपना, उदयपुर हो जाएगा। घूमर पूछेगा आपका, उदयपुर हो जाएगा। विश्व संगीत पूछेगा, उदयपुर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी जो रस्म है मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है, यानी आपको जो आपका रीति रिवाज वाला टॉपिक है वहां से आपका प्रश्न पूछा गया है। इस टॉपिक में से एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है, ज्यादातर तो जो एग्जामिनर है वो आभूषण के प्रश्न पूछता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, विशेष करके जो लड़के हैं उनके लिए। लड़कियों को फिर भी याद हो जाते हैं, जैसे आभूषण पूछता है, नेवरी है, नोगरी है, टिमणिया, गलपटियो, चूंप। और इनमें जो है आपके विवाह संबंधी जो है ये आप याद रख लेना भाई, एक विवाह संबंधी, मृत्यु संबंधी और जो बच्चे से संबंधित रस्में हैं ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में होनी चाहिए। अब अपने से यही पूछा है, निम्न में से कौन सी जो रस्म है वो मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है डुकाव। ठीक है। बाकी की जो सभी रस्में हैं, बगेर है, आगेटा है, सात्रवाड़ा है, ये आपकी मृत्यु से संबंधित रस्म है। ये जो डुकाव की रस्म है ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। ये तो सभी का सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। विवाह से संबंधित रस्म है, जब दुल्हा जो मंडप में प्रवेश करता है तो जो दूल्हे की सासू माँ है यानी जो दुल्हन की माँ है वो दूल्हे की आरती करती है और उसको स्वागत स्वरूप उसका स्वागत करती है मिठाई खिलाकर। ये वाली जो रस्म है उसे क्या बोला जाता है, डुकाव की रस्म बोला जाता है। ए नंबर। अगला, राजस्थान के कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है, कोमचा बोलेंगे, पतंगा बोलेंगे, लहरिया बोलेंगे या चुनड़ी बोलेंगे।
तो देखिए जो लहरिया है वो तो डिजाइनदार वाली क्या है, एक आपकी साड़ी है। चुनरी भी आपकी क्या है, एक ओढ़नी है, जिसके अंदर एक कपड़े के ऊपर क्या है, छोटी छोटी बूंदों के समान जो है डिजाइन तैयार किया जाता है। लहरिया जो है अपने राजस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध है, जो श्रावण मास के अंदर जो है तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा इसको पहना जाता है। और लहरिये के अंदर जब अपने जैसे लहरदार जो वाली डिजाइन है, इसके अंदर जैसे इस प्रकार से रेखाएं काटेगी तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, ये जो ये धारियां आपस में काट देती है तब उसे अपने क्या बोल देते हैं, मोठड़ा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपसे पूछा गया है कमल पुष्प के छापे से बनी जो ओढ़नी है उसे अपने क्या बोलते हैं, तो उसे अपनी पोमचा बोलते हैं। और पोमचा यदि आपसे क्षेत्र पूछा जाएगा तो पोमचा जो सर्वाधिक है जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो पोमचा है या जो ओढ़नी है, ये विशेष तौर पर जो नवजात शिशु की माता होती है उसके पीहर पक्ष यानी मातृ पक्ष द्वारा लाई जाती है। ये जो पोमचा है ये नवजात शिशु की जो माता है उसके पीहर या मातृ पक्ष द्वारा लाई जाती है। अब यहाँ पर दो प्रश्न और बनते हैं, एक वो आपसे पूछेगा यदि बेटे के जन्म पर, और एक पूछता है बेटी के जन्म पर कौन सा पोमचा लाया जाता है। बेटी के जन्म पर याद रखिएगा, बेटे के जन्म पर जो पोमचा लाया जाता है वो है आपका पीला पोमचा। ठीक है, महिला के जो पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता है, और बेटी के जो जन्म पर है वो आपके गुलाबी पोमचा लाया जाता है। चलिए, भी काफी बार पूछा ये प्रश्न, कई बार पूछा है, बेटे के जन्म पर जो है वो कौन से रंग का पोमचा लाया जाता है, तो वो पीले रंग का पोमचा लाया जाता है। इसी प्रकार से जो विवाह के अवसर पर जो है एक किसी भाई द्वारा अपनी बहन के लिए जो चुनड़ी लाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बाला चुनड़ी बोला जाता है। और जो कोई मामा जो अपनी भांजी के लिए लाता है उसे अपनी कवर जोड़ बोल देते हैं। ठीक है, ये परिधान में से आपका जो है प्रश्न पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का जो है एक रूप नहीं है। ये आपके कोच एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर रासदारी है, गाहा है, सांग है, टापा है, तो ये गाहा जो आपका कोई ख्याल नहीं है। राजस्थान के जो प्रसिद्ध ख्याल हैं जैसे कुचामणी है, तमाशा है, ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो हेला ख्याल है, तुर्रा कलंगी है, सांग है, रासलीला है, अली बख्शी है, इन ख्याल में से प्रश्न आते ही आता है। आपको इन ख्याल का जो एक तो क्षेत्र ध्यान में रखना है और इन ख्याल के जो प्रवर्तक है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ज्यादातर जो प्रश्न आता है ख्याल में, जैसे शेखावटी ख्याल है तो इसके प्रवर्तक कौन है या मुख्य कलाकार कौन है, जैसे नानू राम है, दुलिया राणा है। शेखावाटी क्षेत्र जैसे आपका चूरू, सिकर, झुंझुनवाला हो गया। सांग के अगर आपने पूछे स्वांग, तो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार एक तो जैसे आपके केलवा के परशुराम हो गए, भीलवाड़ा के जो जानकीलाल भांड हो गए। इसी प्रकार से जो आपकी हेला ख्याल है उसके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। आपके शायर हेला है जो कि आपके लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, ये करौली वाला इलाका हो गया। और कुचामणी ख्याल है जिसके प्रवर्तक कौन है, आपके लच्छीराम जी है। तो इन ख्याल को एक प्रश्न आता ही आता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है। महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दड़ नृत्य, देखिए जो गिद्दड़ नृत्य है सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, आपके शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र में। दूसरा जो गिद्दड़ नृत्य है वो कब आयोजित होता है, तो होली के अवसर पर आयोजित होता है। तीसरा, इसके अंदर जो है आपसे वाद्य यंत्र पूछ सकता है। वाद्य यंत्र कौन से है, जैसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो आपका गिद्दड़ नृत्य है इसके अंदर जैसे ढोल हो गया, सॉरी चंग होना चाहिए, चंग, ढोल है और एक आपका चंग हो गया। होली के अवसर पर आयोजित होता है, डफ वगैरह बजा करके। और विशेष तौर पर इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। जो महिलाओं का वेश धारण करते हैं उन पुरुषों को क्या बोला जाता है, यही अपने प्रश्न में पूछा गया है। उनको अपने क्या बोलते हैं, गणगौरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है भाग लेने वाले उनमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, जो पुरुष भाग ले रहे हैं वही क्या है, महिला का रूप धारण करते हैं, जिसे अपने क्या बोल देते हैं,
गणगौर बोल देते हैं। इसमें जो है जैसे सेठ सिठानी है, दूल्हा दुल्हन है, इस प्रकार के जो है स्वांग आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। एक तरफ आपको ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको जो है रचनाकार दिए गए हैं। देखिए, वैली किशन रुक्मणीरी, ये मैंने आपको बताया था। बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह जी, उनके भाई थे पृथ्वीराज राठौर, कल्याणमल जी के पुत्र थे। जब अकबर ने यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था, उसी समय ये भी क्या है अकबर की सेवा में चले गए थे, क्योंकि कल्याणमल जी ने वहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने मेवाड़ को छोड़कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इनको जो है अकबर ने आपके गागरोन वाली जागीर दी थी, वहीं पर रहते हुए इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी, और इसका एक और नाम आता है किशन ब्यावलो। इसी को क्या बोला जाता है, किशन ब्यावलो। ये रचना काफी प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, स्टार लगा लेना। और ये जो रचना है आपकी, ये क्या है, ये आपकी एक खंड काव्य है। शैली पूछेगा तो आपकी डिंगल शैली में इसकी रचना की गई है। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं, इनको ही कन्हैयालाल सेठिया द्वारा पित्थल बोला गया है। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना आती है पित्थल और पाथल, जिसमें इन्होंने पित्थल जो है पृथ्वीराज राठौड़ को बोला है, और जो पाथल है वो महाराणा प्रताप को बोला है। ठीक है, पित्थल किसने बोला है, कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चुरू वाले। ठीक है, तो ये जो रचना है, इसके रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल ठीक है। वीरमायण का दुरसा अड्डा, ये गलत है भी, दुरसा अड्डा। वीरमायण के जो रचयिता है वो आपके भादर डाडी हैं। ठीक है, भादर डाडी हैं। अचलदास की चीरी वचनी का, इसके रचनाकार आपके शिवदास गार्डन है। बी नंबर यहाँ पर गलत है, ए और डी यहाँ पर ठीक है। ए और डी किसमें है अभी, अच्छा ए और सी है, ये ए और सी नंबर विकल्प हो जाएगा। दुरसा अड्डा जो है आपके सोजत परगना था ना आपका, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक धुंधल गांव पड़ता था, वहां से थे। ये अकबर के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। दुरसा अड्डा की यदि आपसे रचनाएं पूछी जाएगी तो आपसे पूछी जाएगी विरुद्ध छैत्री, कृतार बावनी, वीरम सोलंकी रा दूहा, एक अमर सिंह रा झूलना। ये भी आपके डिंगल के प्रमुख कवि थे। ठीक है, इनके द्वारा जो विरुद्ध क्षत्रिय रचना की गई है, जिसके अंदर इन्होंने महाराणा प्रताप की क्या की है, तारीफ की है। विरुद्ध क्षत्रिय और कृतार बावनी बार बार पूछी गई है, तो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, डिंगल कवि है ये एक प्रकार से। अगला, पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया है। यह आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कोच का जो एग्जाम था उसमें यह प्रश्न आया था, हमने इसको ऐड कर दिया है किताब में। अच्छा प्रश्न है, पंडित देवी प्रसाद द्वारा, क्योंकि राज प्रशस्ति आप सभी को पता है, इसका अनुवाद पूछा गया है, तो इसका जो अनुवाद है वो उर्दू भाषा में किया गया है। राज प्रशस्ति का पंडित देवी प्रसाद द्वारा जो अनुवाद है वो कौन सी भाषा में किया गया है, उर्दू भाषा में किया गया है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए। इसका जो अनुवाद है उर्दू में किसने किया है, पंडित देवी प्रसाद ने किया है। दूसरा, आपसे राज प्रशस्ति के बारे में यदि पूछा जाएगा तो इसके बारे में आप जानते हैं, राज प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की है। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा की गई है। कौन सी भाषा में है, आपकी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्होंने राजमंद झील के किनारे जो है राज प्रशस्ति की रचना की। ये जो प्रशस्ति है इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या फिर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक का उल्लेख है। 25 बड़ी शिलालेखों पर ये जो लेख वहां पर लिखा गया है, और ये राजमंद झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर लिखा गया है। रचनाकार कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, जिसके अंदर अपने को 24 अध्याय हैं और 1106 श्लोक है इसके अंदर। ठीक है, 24 भाषाएं और 1106 श्लोक हैं। और इस राज प्रशस्ति का अब आपको याद रखना है, ये अनुवाद जो है वो किसने किया है, पंडित देवी प्रसाद ने किया है। कौन सी भाषा में किया है, वो आपके उर्दू भाषा में किया है। ये लीजिए, तो ये इतने जो आपके प्रश्न थे आपके स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड
का जो पहला पेपर है उसमें जो आपकी 4 पारियों ए बी सी और डी, किसी पारी में एक आध प्रश्न कल्चर का ज़्यादा पूछ लिया तो किसी में आपकी हिस्ट्री का ज़्यादा पूछा है। ये इन प्रश्नों का लेवल है। किस प्रकार के प्रश्न आए हैं इसी प्रकार से आपको क्या है तैयारी करनी है। ठीक है। और इससे पहले वाला जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी प्रकार से बाकी अन्य जो विषय हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको जल्द जो है उत्तम पाठशाला टेली आपके यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इससे पहले यानी 2011 से लेकर 24 तक के जो प्रश्न थे उनका भी हमने लाइव वीडियो सॉल्यूशन करवा रखा है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। ठीक है, अभी मिलते हैं, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।